दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मानव रोग के अंदर एक छोटी सी चीज, छोटे से रोग अर्थात आनुवंशिक रोग, जिसे जेनेटल डिजीज भी कहते हैं, जिसे जिनके अंदर हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्णांतर। पहले तो ये तो पता होगा आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो हमारे माता पिता से संतति में चले जाते हैं, अर्थात पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, फिर उससे अगली पीढ़ी में। तो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ये क्या गुणसूत्रों के कारण जाते हैं, अर्थात गुणसूत्रों में किसी न किसी तरह की कोई विभिन्नता पाई जाती है और उन विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं कि ये रोग क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। बहुत सारे गुणसूत्रों के कारण होते हैं, कई माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होते हैं, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वर्णांतर, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाम में है कलर ब्लाइंडनेस। कई बार आप सोचते होंगे, सुनते होंगे कि किसी के भैया या दीदी का रेलवे के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी। तो आप ये सोचते होंगे कि ये कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है। और इसमें जो कई बार रेलवे में या जो हमारी फिजिकल फिटनेस होती है, ये इससे प्रभावित होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं रख पाते। तो आप सोचते होंगे लाल और हरा ये कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि ये लाल कलर है, ये हमारा क्या है, ये लाल कलर है। और जब वो जो वर्णांता वाला व्यक्ति इस लाल कलर को देखेगा तो वो आसानी से इसको पहचान सकता है। फिर आप सोचेंगे कि हरा कलर है, जैसे ये हरा कलर देखेगा तो हरा कलर क्या उसको दिखता नहीं है? हाँ, उसको हरा कलर भी दिखता है। लेकिन जब हरा और लाल कलर साथ साथ हो, जैसे ये हरा कलर है और इसके साथ साथ कौन सा लाल कलर हो, कैसा लाल कलर हो, तो आपने ध्यान से देखा होगा कौन सी चीज, कि दोनों के बीच का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। कैसा कलर हो रहा है बीच का कैसा कलर हो रहा है, ये वाला कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक दिखता है, अर्थात न तो उसे लाल दिखता है न ही हरा दिखता है। यदि दोनों कलर साथ साथ होते हैं तो उसे कैसे दिखता है, दोनों का मिक्स मतलब ब्लैक कलर हो जाता है। इसीलिए जो वाहन चालक होते हैं उनको जो बत्तियां होती है, जो ट्रैफिक लाइट की बत्तियां होती है, लाल और हरी तो होती है, लेकिन कभी लाल और हरी दोनों एक साथ जल जाती है। तो उसके फ्लैश की वजह से उन्हें क्या है, वो ना तो लाल कलर दिखता है ना ही हरा कलर दिखता है। इसकी वजह उन्हें कैसा कलर दिखता है, काला कलर दिखता है। इसलिए जो चालक होते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, उनमें ये बीमारी सहन नहीं की जाती, अर्थात ये वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए। कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस वाली। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, वाहक का कार्य करती है। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वर्णांत को कलर से डिनोट करेंगे, किससे, कलर से डिनोट करेंगे। ये मैं थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इसमें मैं एक पेज ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज ले लिया। अब जैसे मान लीजिए कि एक मेल है, ये मेल है। मेल में क्या है आपको पता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। यदि मान, ये एक बात और बता दें आपको, जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है जिससे वर्णांता आती है, वो जीन केवल केवल एक्स गुणसूत्र पे होता है। किस पे, एक्स गुणसूत्र पे होता है। यदि वो मेल पे होगा तो उसमें जैसे मेल में ये सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारे जो वर्णांता वाला जीन है ये एक्स पे होगा। या यदि फीमेल में होगा तो यहाँ किसी न किसी, जैसे इस पे होगा, इस पे होगा, मतलब एक्स पे होगा। यदि पुरुष में जैसे ये वाला जीन पाया जाएगा तो जो कलर देखने वाला जीन होता है, इसके लिए इसके पास और कोई गुणसूत्र नहीं है। लेकिन इस पे यदि महिला के अंदर ये पाया जाएगा तो इसके पास एक अन्य गुणसूत्र एक्स नाम का है। इस वजह से महिलाएं क्या है, इस रोग से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात महिलाओं के अंदर ये रोग कभी भी नहीं हो सकता। आप इस चीज को याद रखेंगे कि महिलाओं के अंदर ये रोग नहीं होता। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। कैसी गड़बड़ हो सकती है, कि यदि इसके दोनों ही गुणसूत्रों पर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन पाया जाता है तो यह महिला भी रोगी हो सकती है। लेकिन ये रेयर चांस है, अर्थात ये मान लीजिए कि 1 या 2 करोड़ लोगों के अंदर यदि ये बीमारी है तो उसमें 2-4 महिलाएं ऐसी हो सकती है जिसमें ये कलर ब्लाइंडनेस वाली समस्या हो। नहीं तो महिलाएं कभी भी इसकी रोगी नहीं होती है, केवल पुरुष ही इसके रोगी होते हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पुरुष तो
बढ़िया है, कमी है किसमें, महिला में। अर्थात महिलाएं कैसी है, वाहक है। जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, तो ऐसे महिला में क्या कि जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो एक तो जैसे मान लीजिए ऐसा पुरुष बनता है जो एक्स और वाई बनता है, तो ये सामान्य पुरुष बनेगा। ये एक्स और एक्स महिला बनेगी, एक्स और एक्स सी बनी। ये वाई और एक्स, ये एक्स और वाई बना, और ये वाई और एक्स, वाई और एक्स सी, तो इस तरह बने। ये शुरू में ये गलत लिख दिया इसको, ये एक्स आएगा यहाँ पे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसे पाएंगे, आप इसको पाएंगे कि इनके क्रॉस कराने पर हमें 4 संतति प्राप्त होती है। 4 संतति में एक्स एक्स मतलब सामान्य सी लड़की होती है, ये एक्स एक्स सी मतलब इसको वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक, वाहक कहते हैं। वाहक स्त्री होती है, ये सामान्य पुरुष होता है, और ये हमारे संक्रमित या रोगी पुरुष होगा, एक्स जिसके पास हो गया। तो इस तरह से क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये पुत्र है, ये पुत्र तो रोगी होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्स एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन जो महिला होती है, महिला के पास एक एक्स्ट्रा है एक्स, इसी वजह से वह रोगी नहीं होगी, वह क्या होगी, वाहक बनेगी। तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, यदि परीक्षा में आए तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तब आगे इसके बातचीत करते हैं इसी रोग के बारे में। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब दोनों गुणसूत्रों पर एक्स एक्स, दोनों के दोनों जो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं इससे प्रभावित हो। यदि एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांता के जीन हो तो स्त्री वाहक का कार्य करेगी, लेकिन वो कभी भी वर्णांत नहीं हो सकती, उसे ये रोग नहीं हो सकता। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र पर ही वर्णांत होगी, अर्थात विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र पर वर्णांत वाले जीन होंगे तो वह उससे रोगी बनेगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछ लीजिए डाल्टोनिज्म किससे कहते हैं, तो हमारे वर्णांता वाली बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा रोग है, हीमोफीलिया। दूसरा रोग कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें हम तो इसे शाही रोग या फिर रानी विक्टोरिया से संबंधित रोग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जो हमारी ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसके अंदर हीमोफीलिया की बीमारी थी, अर्थात उसके अंदर यह वाला रोग था, और उसकी वजह से पूरी की पूरी पीढ़ी के अंदर बहुत सारे जो बच्चों के अंदर यह रोग फैल जाता है। तो इस वजह से शाही रोग या रानी विक्टोरिया से संबंधित रोग भी कहते हैं, जिससे क्या है, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है देखते हैं। आमतौर पर महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं, ये सभी को पता है, और वो कौन से होते हैं, एक्स गुणसूत्र। ये हम लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं, काय गुणसूत्र की नहीं, जो हमारे 44 होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 44 + 2, और 2 भी कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और पुरुषों में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। क्या होता है, पुरुषों में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। क्योंकि रोग पैदा करने वाले जो उत्परिवर्तन के जो एक्स लिंक अप्रभावी होते हैं, इसलिए अपने एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक पर दोष वाली महिला इससे प्रभावित नहीं होती। वही बात जो अभी हमने उसमें देखी थी कि ये जो दोष उत्पन्न करते हैं, हीमोफीलिया के दोष उत्पन्न करते हैं, ये केवल केवल एक्स पे होते हैं। क्या होते हैं, एक्स को प्रभावित करते हैं और किसी को नहीं, वाई को प्रभावित नहीं करते, एक्स को प्रभावित करते हैं। अब यदि महिला में क्या होता है, 2 एक्स होते हैं, महिला में क्या होते हैं, 2 एक्स होते हैं। और यदि किसी एक्स गुणसूत्र को हीमोफीलिया के जीन प्रभावित कर देते हैं तो उसके पास एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, इसलिए महिलाएं कभी भी इससे प्रभावित नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसके पास दूसरा गुणसूत्र होता है ना, वो दूसरा गुणसूत्र क्या करता है, जो प्रभावी एलील को एक्स निष्क्रियता के कारण आवश्यक थक्का कारकों को उत्पन्न करने के लिए खुद को व्यक्त करती है। अब इसका मतलब ये है कि महिला के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि एक एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है तो उसके बाद दूसरा एक्स गुणसूत्र होता है, वह क्या करता है, जिनकी वजह से हमारे हीमोफीलिया रोग हो रहा है उन कारकों को खत्म करता है, और साथ ही साथ जो हमारा रक्त का थक्का जो जमना बंद हो जाता है इस रोग के अंदर, वह जमना शुरू हो जाता है। इसलिए विषम युग में महिलाएं इस आनुवंशिक स्वभाव की क्या होती है, वाहक होती है। लेकिन पुरुष के वाई गुणसूत्र में क्या कारक 8 और कारक 9 के लिए कोई जीन नहीं होता है। यदि पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर मौजूद कारक 8 और कारक 9 के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन की कमी है तो इसे रद्द करने के लिए कोई वाई गुणसूत्र पर ऐसा जीन नहीं होता, इसलिए कमी वाला जीन छुप नहीं पाता और उसके अंदर ये समस्या, ये बीमारी हो जाती है। तो इसको मैं एक बार और देख लेते हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप इसको समझ जाएंगे।
कि जैसे ये पुरुष है, ये वाइट वाला पुरुष है जिसमें इस तरह का चित्र बना हुआ है, इसको पुरुष का चित्र कहते हैं। और जो इस तरह का चित्र बनता है उसे महिला का चित्र या मादा का चित्र कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या, ये तो हमारा पुरुष है जो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला है, ये कैरियर है। कैरियर का मतलब है इसमें के एक एक्स गुणसूत्र में समस्या है। क्या है इसके एक एक्स गुणसूत्र में समस्या है। तो आप देख सकते हो ब्लू सी डॉट है तो उसमें समस्या है। जब इनकी संततियां होगी तो इसकी 4 संततियां होगी। एक तो नॉर्मल पुत्र होगा, एक जो बेटी होगी वो वाहक का कार्य करेगी क्योंकि उसके भी एक में समस्या रहेगी। एक पुत्र होगा वह अफेक्टेड रहेगा और एक जो बच्ची होगी वो नॉर्मल होगी। तो ये आपने वैसे पहले जो 9वीं 10वीं क्लास के अंदर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। अब जब ये पुरुष होता है जो रोगी होता है, ये एक नॉर्मल महिला से, नॉर्मल लड़की से शादी करता है, तो इसके भी 4 बच्चे होंगे जिसमें एक तो पुत्र नॉर्मल होता है, एक दूसरा पुत्र भी नॉर्मल होता है, लेकिन जो दोनों की दोनों लड़कियां होगी ये कैसी होगी, वाहक का कार्य करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्स गुणसूत्र पे यदि ये पाया जाता है और वो महिला में है तो महिला में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। अब आप बात करेंगे कि इसमें लक्षण होते कौन कौन से। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन इससे ग्रस्त जो व्यक्ति होंगे उनको चोट लगने के बाद भी काफ़ी समय तक उसका रक्त बहता रहेगा। रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जम पाता और शीघ्र उपचार नहीं मिलती तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9। इसकी वजह से क्या रक्त का थक्का जमता है और जिसमें ये रोग पाया जाता है उस पुरुष में इनके जीन नहीं पाए जाते जिससे रक्त का थक्का जम सके। तीसरी बीमारी आती है मेरे टर्नर सिंड्रोम। कौन सी बीमारी, टर्नर सिंड्रोम की बात करें। यह रोग भी क्या अर्धसूत्री विभाजन से में अनियमितता की वजह से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से, अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें अनियमितता हो जाती है, इसकी वजह से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे मान लो कि ये एक्स और एक्स महिला होती है, इसका एक अंडा है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि एक एक्स इस गुणसूत्र में होना चाहिए और ये एक्स, ये 2 अंडे बनते हैं। कितने बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, उसमें आधे आधे होते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मली में क्या होता है, इस रोग में ऐसा नहीं होता है। इस रोग में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक तो क्या होता है जिसमें एक्स और एक्स आ जाता है और दूसरी कोशिका होती है जिसमें क्या होता है केवल 0 रह जाता है, मतलब कोई भी गुणसूत्र नहीं आता है। तो महिला में क्या होता है, नॉर्मली तो कैसे होता है, एक्स एक्स जो अंडाणु मात्र कोशिका होती है उससे 2 कोशिकाएं बनती है। दोनों में वैसे नॉर्मली एक्स एक तो एक्स एक में आना चाहिए, दूसरे में एक्स आना चाहिए। सामान्यतः तो ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात दोनों के दोनों गुणसूत्र एक ही कोशिका में आ जाते हैं और दूसरी कोशिका कैसी रह जाती है, खाली रह जाती है। जब क्या होता है ऐसे अंडाणु जैसे जिसमें एक्स गुणसूत्र आया नहीं है, अब उससे क्या होता है शुक्राणु आके क्या कहता है निषेचन करता है। क्या करता है, शुक्राणु आके निषेचन करता है। तो इसका वाला तो कम रह गया, तो हम आपको दोबारा बताएंगे कैसे क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये तो पता है 44 प्लस एक्स, क्या 44 प्लस एक्स, एक्स तो महिला में होता है और 44 प्लस एक्स और वाई क्या होता है, पुरुष में होते हैं। ये तो आपको पता ही होंगे और ये वैसे पता होने भी चाहिए। और जब आधे होते हैं तो पुरुष में तो क्या होता है कि 44 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई ये होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक्स और वाई क्या होते हैं, पुरुषों के अंदर होते हैं और ये क्या होता है, शुक्राणुओं में होते हैं। जब हमने देखा कि वो अंडाणु जिसमें क्या है कि एक्स गुणसूत्र 0 है, क्या है एक्स गुणसूत्र 0 है, तो उसमें क्या टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी, केवल 22 रहेगी। कितनी रहेगी, केवल 22 रहेगी। अब उससे पुरुष का शुक्राणु उससे जब टकराता है जिसमें मान लीजिए 22 प्लस वाई है, मतलब 23 गुणसूत्र है। तो 23 और 22 दोनों मिलके कितने होंगे, 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं। कितने गुणसूत्र रह जाते हैं, 45, जबकि होने कितने चाहिए, 46 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र कम होता है इसके अंदर, इस रोग में। तो ये किसकी वजह से होता है, अर्धसूत्री विभाजन की कमी की वजह से। तो यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता की वजह से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता।
क्या लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या 0 होती है। दोनों लिंग गुणसूत्र या XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा मतलब जिसमें कोई गुणसूत्र नहीं है सामान्य शुक्राणु से निषेचित करता है तो बनने वाले जायगोट में लिंग गुणसूत्र की एक कमी रह जाती है। कितनी कितनी कमी हो जाते हैं? एक। अर्थात बच्चे में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस X या Y मतलब केवल 45 ही रह जाती है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 46 होनी चाहिए। इस प्रकार जायगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असामान्यताएं पाई जाती है। अर्थात जो नॉर्मल लड़कियां होती है उनसे कमी होती है। कैसी कमी है? इनका शरीर अल्प विकसित होता है, शरीर छोटा होता है, पतला होता है, कद भी छोटा होता है, सीना चपटा होता है, जननांग कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं और इनके बच्चे नहीं होते हैं। तो ये किससे पीड़ित होती है? हमारी जो टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको, टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। अब शरीर में कैसी कैसी, एक तो उनकी हाइट शॉर्ट रहती है, एक उनके क्या सेक्सुअल डेवलपमेंट कमजोर रहता है, अर्थात वो शारीरिक रूप से जो सेक्सुअली रूप से क्या होती है? कमजोर होती है। और भी बहुत सारी, जो उनका सीना चपटा होता है, जो उनका निचला जबड़ा होता है वो भी छोटा होता है। तो बहुत सारी कमियां ऐसे देखने को मिलती है किसमें? टर्नर सिंड्रोम। फिर आता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या आता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। जैसे हमने वो देखा था कि एक्स एक्स क्या होता है? एक में आ जाते हैं, एक में क्या आता है? 0 रह जाता है। एक में क्या है? 0 रह जाता है। 0 वाले से यदि शुक्राणु क्रॉस करता है तो हमारा कौन सा सिंड्रोम हो रहा था? टर्नर सिंड्रोम। और यदि इससे कोई शुक्राणु कर ले तो क्या होगा? एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाएगा। अब वाई वाला कर लेता है तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। क्या होता है? एक्स एक्स वाई हो जाता है, मतलब एक गुणसूत्र ज्यादा हो गया। तो दोनों तरह की परिस्थितियां होती है कि इसमें ऐसा हो सके। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता कारण होता है। अधिकांश लोगों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें एक एक्स गुणसूत्र की एक प्रति, वाई गुणसूत्र की एक प्रति होती है। अर्थात टोटल कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें क्या एक्स और वाई होते हैं। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इस वाले लोगों में क्या 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 47 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र ज्यादा पाया जाता है। ऐसे जायगोट से उत्पन्न पुरुषों में क्या होता है? स्त्रियों जैसे लक्षण पाए जाते हैं। पुरुष तो होते हैं लेकिन लक्षण कैसे होते हैं? महिलाओं जैसे लक्षण होते हैं। इनमें पुरुषों को वृषण अल्प विकसित होता है और स्तन कैसे? स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। और पुरुष कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। जो हमारे नॉर्मली के थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं वे इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। फिर आता हमारा डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म बीमारी भी कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। अब इसके कहते हैं कि ये तो हमारे लिंग गुणसूत्र वाले देखे थे, अब हम देखेंगे कायिक गुणसूत्र वाले। इसमें क्या होता है कि हमारा जो 21वां गुणसूत्र होता है इससे जुड़ी हुई समस्या होती है। इस प्रकार के जायगोट में विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है, और यदि जीवित भी रहता है तो विकसित होने वाला वयस्क क्या मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचे वाला होता है। ठीक है, तो ये समस्या रहती है इसमें। डाउन सिंड्रोम में देखें तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जहां लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होते हैं। इसमें भी क्या एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। क्लाइनफेल्टर में भी एक गुणसूत्र ज्यादा होता है, डाउन सिंड्रोम में भी क्या होता है? एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने के कारण जायगोट में गुणसूत्र की संख्या असामान्य रह जाती है। ठीक है, तो अधिकांश लोगों में शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कुल मिला के कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के पास गुणसूत्र नंबर 21 की एक और प्रति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि उनकी कोशिकाओं में 46 की बजाय कितने? 47 गुणसूत्र होते हैं। आप इसको याद कर सकते थे डा ऊ न, तो डा से 2 याद कर लीजिए, डा से 2 और उन से 1, डा उन 2 1 2 1 ऐसे याद कर सकते हैं। 2 1 का मतलब इसमें 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए इसे 21 ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे 21 ट्राइसोमी कहते हैं कि 2 1 2 1 2 1 कैसे डा उन 2 1 2 1 कैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? 21वां गुणसूत्र डबल होता है, इसी वजह से 46 की बजाय कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें। और इसमें क्या है? वयस्क मंदबुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी होती है, जीभ मोटी होती है, अनियमित शारीरिक ढांचा इसमें पाया जाएगा। जैसे कि हमारी ये जो लड़की है उसमें ये समस्या देखी जा सकती है
कि ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लड़की है। फिर आता है हमारा पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम की बात करें अधिकांश लोगों में तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें एक्स गुणसूत्र की 1% और वाई गुणसूत्र की 1%, मतलब टोटल कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन पटाव सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें 13वां गुणसूत्र होता है, ये दो बार की बजाय 3 बार ट्राइसोमी दिखाता है, अर्थात 13वें गुणसूत्र में 3 होते हैं इसके, मतलब एक एक्स्ट्रा होता है। मतलब 45 प्लस एक्स वाई मतलब कितने हो गए टोटल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। तो हमने जस्ट इसके ऊपर देखा डाउन के अंदर तो 21वां गुणसूत्र, पटाव सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र 13, पटाव 13। तो कैसे भी याद करते थे पटाव 13, तो 13 का मतलब 13वां गुणसूत्र डबल होता है, मतलब एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है 13वें नंबर का, किसमें पटाव सिंड्रोम में। आप इसको परीक्षा में लगातार ये ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है, इसीलिए आपके लिए दोबारा से बनाया गया है लेक्चर कि कौन से नंबर का गुणसूत्र डबल हो रहा है। तो डाउन में 2 1 मतलब 21वां गुणसूत्र डबल हो रहा है। पटाव में क्या होता है 13वां गुणसूत्र डबल हो रहा है। इसमें रोगी का जो ऊपर वाला होठ है, क्या होता है इसमें रोगी का ऊपर वाला होठ बीच में से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोग में जो रोगी होता है मंदबुद्धि होता है, नेत्र आदि रोग प्रभावित होते हैं। और अधिकतर ये वाली बीमारी जो अधिक उम्र में जो महिलाएं माँ बनती है उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या है इसके लक्षण? स्मॉल तो हेड, सिर तो हल्का हेड छोटा होगा, लो सेट ईयर मतलब कान झुके झुके से रहते हैं, और तालू है उसमें कटान रहता है। तो ये हमारे जो सिंड्रोम है कौन सा पटाव सिंड्रोम है, 13वां गुणसूत्र इसमें डबल हो जाता है। अब बात करेंगे हम किसकी, एडवर्ड सिंड्रोम की। किसकी? एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी कहते हैं, तो ये 18वें गुणसूत्र की वजह से होती है। कि हमने 3 चीज़ देखी, पहले 21वां गुणसूत्र डाउन, जिसको डाउन्स कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम ये है जिसमें 18वां एडवर्ड, तो इसको याद कर सकते हैं 8 वर्ड 18 18, कैसे भी याद कर सकते। एडवर्ड में 18वां गुणसूत्र डबल हो जाता है, कितना 18वां गुणसूत्र डबल हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है 18वां गुणसूत्र डबल हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम 13वां गुणसूत्र डबल हो जाता है। क्या कहते हैं ना, डाउन सिंड्रोम कौन सा 21वां गुणसूत्र डबल हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे 18वां गुणसूत्र डबल हो जाता है किसमें, एडवर्ड सिंड्रोम में। तो आगे क्या है देखें, यह एक बहुत गंभीर आनुवंशिक बीमारी है जो आपके बच्चे के शरीर के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। ट्राइसोमी 18 से पीड़ित बच्चों का जन्म किस समय कम वजन होता है, उसमें कई दोष उत्पन्न होते हैं और कई शारीरिक समस्याएं इससे उत्पन्न होती है। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में कौन कौन सी बीमारी होती है ये आप याद रखेंगे। एक तो क्लब फुट होता है, क्लब फुट का मतलब होता है उंगलियां जुड़ी हुई रहती है पैरों की, और जो हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई रहती है, ओवरलैपिंग करती हैं उंगलियां। जो कान होते हैं ये छोटे होते हैं, और जो सीने की जो समस्या होती है इसमें एडवर्ड सिंड्रोम में 18 गुणसूत्र होता है, ये डबल हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण की बात करें तो मांसपेशियों में टोन की कमी रहती है या हाइपरटोनिया हो जाता है। निचले कान झुके हुए निचले कान होते हैं। आंतरिक अंग अलग अलग तरीके से बन रहे होते हैं, काम करते हैं, जैसे हृदय फेफड़े। बौद्धिक जो विकलांगता रहती है, ओवरलैपिंग उंगलियां या क्लब फुट होती है, उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई एक दूसरे पे झुकी हुई होती है। सिर, मुंह और जबड़ा छोटा होता है। कमजोर तरह से रोते हैं, ध्वनि में ऐसे लगता है जैसे बिल्ली रो रही हो। फिर आता है हमारा सिकल सेल रोग। क्या होता है? सिकल सेल रोग। तो इस रोग में क्या होता है, सिकल सेल रोग में वो देख ले। सिकल सेल रोग सबसे आम आनुवंशिक रक्त विकार होता है, बीमारी पानी रक्त की बीमारी होती है। कि इसमें पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। नॉर्मली हमारे रक्त की कोशिका ऐसी होती है, ये गलत बना दी मैंने, लाल रक्त से बनाना चाहिए। ये हमारी लाल कलर की रक्त कोशिकाएं ऐसी होती है, और इसमें क्या केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ये गोल होती है, और गोल होती है तो बढ़िया रहती है कि सारा काम बढ़िया होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, या जैसे ये हीमोग्लोबिन सब चीज़ पाई जाती है, और बढ़िया तरह से ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को सब जगह लेके जाती है। लेकिन जो सिकल सेल रोग होता है, इसमें क्या होता है, सिकल की तरह, सिकल का मतलब होता है हमारी जो दांतड़ी होती है, गांव के जो लोग होते हैं ये इसको समझ जाएंगे। सिकल क्या होता है, हमारी दांतड़ी होती है। तो इस तरह अर्धचंद्र होता है ना, चांद के आकार की कोशिकाएं बन जाती है। जो ब्लड की है किस तरह की कोशिकाएं बन जाती है, आज चांद की तरह बन जाती है। किस तरह बन जाएगी? चांद की वजह से।
अब इसकी वजह से क्या होती है, ये ऑक्सीजन ले जाने में दिक्कत करती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, जो रक्त कोशिकाएं होती है आरबीसी, ये हमारे गोल की वजह चांद के आकार की हो जाएगी। इसकी वजह से क्या है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती है। इसमें क्या है, रक्त के अणु ठीक तरह से जुड़ भी नहीं पाते। ऊपर से हमें ये भी पता है कि हमारी आरबीसी होती है 120 दिन तक जिंदा रहती है। कितने? 120 दिन तक जिंदा रहती है। लेकिन यदि लाल रक्त कोशिकाएं सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब चांद के आकार में, तो ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगी। कितने? 10 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगी। साथ ही ये फंसने भी लग जाती है। जो ब्लड सेल्स हमारे कार्पल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें फंसने लग जाती है। और रक्त का थक्का हमारे क्या ब्लड की जो कार्पिलर्स होती है, मतलब धमनी और शिराएं होती है, उनके अंदर जमना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो देखें, तो जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन असामान्य हो जाता है। हीमोग्लोबिन वह अणु होता है जो क्या करता है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, गोल और लचीली होती है। यह उन्हें आपके अंगों और उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपके शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। कौन? हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जो ये रोग हो जाता है लेकिन इस रोग में हीमोग्लोबिन एक असामान्य रूप धारण कर लेता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्राकार आकार में बदल जाता है। कैसा? अर्धचंद्राकार आकार में बदल जाता है। और लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, कठोर हो जाती है, उनमें लचीलेपन की कमी आ जाती है और वो एक साथ जाके चिपक जाती है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में क्या होता है, महत्वपूर्ण अंगों और उत्तकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसमें दर्द होता है, संक्रमण होता है, अंग क्षति होती है, विफलता, गंभीर जटिलताएं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा हंसिया के आकार की जो कोशिकाएं होती है, सामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में लंबे समय तक नहीं जी सकती। अर्थात मैंने बताया था 120 दिन तक तो हमारे आरबीसी जीती है, लेकिन जो हमारी ये हंसियाकार आकार की जो कोशिकाएं हैं, तो ये है ना, इनका जीवन काल केवल 10 दिन तक ही होता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की लगातार कमी होती रहती है और उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। सिकल सेल रोग आजीवन रहने वाला रोग है, ये कभी ठीक नहीं होता। शुरुआत में तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। कि जैसे ये आप देख लेते हैं क्या होता है नॉर्मली, कि जैसे नॉर्मली तो हमारी आरबीसी की कोशिकाएं ऐसी होती है, लेकिन इस बीमारी की कैसी हो जाती है, इस तरह के आकार की हो जाती है। जैसे ये हमारी जाती जाती यहाँ पे जाके क्या है, इकट्ठा होने लग जाती है, कई बार क्या है, जाम कर देती है। क्या करती है, सिकल सेल वाली कोशिकाएं ब्लड वेसल्स को जाम कर देती है। आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला रोग आता है हमारा अल्जाइमर रोग। कौन सा रोग आता है? अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग क्या है? एक मस्तिष्क की स्थिति होती है। क्या है? मस्तिष्क की स्थिति होती है जो क्या करती है, स्मृति, सोचने की, सीखने की, संगठन कौशल के प्रति गिरावट का कारण बनती है। अर्थात हम धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। अंततः किसी व्यक्ति की बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और वह आम बातें भी भूलने लगता है। जैसे वह अपने परिजनों के नाम भूल जाता है, कई बार तो अपना खुद का भी नाम भूल जाता है। इस रोग के अंदर अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का कारण का सबसे आम कारण होता है। अर्थात कि दिमागी रूप से यदि कोई बीमारी होती है तो उसमें नॉर्मली अल्जाइमर रोग होता है। अल्जाइमर के लक्षण समय के साथ बिगड़ने लगते हैं। बीमारी की प्रक्रिया पहले लक्षण प्रकट होने से 10 साल या उससे अधिक समय पहले शुरू हो जाती है। यह बीमारी जो अल्जाइमर डिजीज है, यह आमतौर पर 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने आनुवंशिक रोगों के बारे में देखा। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो ढूंढ कर लाते हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।